गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे स्टार्ट्स ओम्स लॉ। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब ये स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं। सर्किट के एक क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओम्स लॉ होने हैं। देखिए, ओम्स लॉ हम लोग के जो इलेक्ट्रिक में हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल अगर किसी का होता है तो वो हमारा इम्पोर्टेंट सबसे रूल है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सारे क्वेश्चन जो भी इलेक्ट्रिक में हम लोग के आने हैं, जो भी डेरिवेशन यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको ओम्स लॉ एकदम से क्लियर कर लेना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ और इससे जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेनली है क्या? कोई भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, कंडक्टर मीन्स हो गया कोई भी वायर ले रहे हैं आप, जो भी वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स हो गया इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट में कोई चेंजिंग ना है। तो अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारी जिसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी वजह से इस पर जो पोटेंशियल इसके टर्मिनल पर क्रिएट हो जाता है। तो ओम्स लॉ हमारा है क्या जनरली? if there is no change in physical state, then the ratio of potential terminal of conductor and flow of current is constant. means जितना भी करंट हमारे कंडक्टर में फ्लो करता है और जो उसके टर्मिनल पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं, उन दोनों के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये हमारा है ओम्स लॉ। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर is no change in the physical state of a conductor, then the ratio of potential and flow of current is constant। देखिए, मेन तो आपका ये ओम्स लॉ के डिफिनीशन हो गए। इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ करंट इज कांस्टेंट। मींस V बाई आई इक्वल टू क्या मिला? कांस्टेंट। देखिए, अब इस कांस्टेंट को हम लोग एक सिंबल दिए हैं, V बाई आई इक्वल टू R। ये R है क्या? R को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो फार्मूला हम लोग को मिल रहा है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप तो V इक्वल टू हो गया I इंटू R। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हमारे आ गए और जो मेन डिफिनीशन से है वो हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो जो ये रेशियो हमारे आ रहे हैं और जो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस मीन्स ये होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एनर्जी का अप्रोच करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। आप इस चीज को याद रखिएगा, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या यूज कर रहे हैं? कंडक्टर हो गए आपकी, जो मीन्स रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गए और डायोड यूज हुआ, ट्रायोड यूज हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एनर्जी का लॉस करता है? तो एनर्जी का लॉस करने वाला यही हमारा होता है रेजिस्टेंस।
तो इस चीज को एकदम क्लियर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी को जो लॉस करता है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस है हमारा कांस्टेंट, मींस जो भी वायर यूज करेंगे हम लोग सर्किट में, जो भी कंडक्टर यूज करेंगे वो कंडक्टर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है, उसके लेंथ ब्रीथ हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर ये चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई तो वो हमारे ओम्स लॉ ना होकर के सीधा स्टार्ट हो जाएगा नॉन ओमिक सर्किट। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो गए हमारे ओम्स लॉ। अब थोड़ा सा इसमें जरा इनकी यूनिट के बारे में देखते हैं। देखिए ओम्स लॉ में फार्मूला V इक्वल टू I इंटू आर है। रेजिस्टेंस की अगर हमें यूनिट फाइंड करनी है और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो R इक्वल टू आ गया V बाई आई। V की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम बाई A की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब इनको जरा आप चेंज करिए, कूलम को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एम्पियर इंटू टाइम, नीचे एम्पियर है ही है, एम्पियर स्क्वायर हो गए। सबका जरा यूनिट रखिए आप इसको। तो देखिए पूरे अगर वैल्यू को हम लोग ले लें इसमें, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा, जूल का क्या होता है, ml स्क्वायर टी पे -2, ये हो गए ए स्क्वायर और टी, सबकी वैल्यू ऊपर लेके चलिए, तो यम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -2, ये तो आ गया इसका डायमेंशन फार्मूला। डायरेक्ट अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो R इक्वल टू वी बाई आई। वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। देखिए वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं ओम, और ओम का ये है हमारा सिंबल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या हो गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इच ओम, और ओम का ये हो गया हमारा सिंबल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी यूनिट याद रखिएगा। यूनिट में होता क्या है हमारा, इसकी यूनिट ऑलवेज होती है क्या, ओम, और ओम का ये हमारा है सिंबल। दूसरी चीज देखिए, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जो सर्किट में ओम्स लॉ फॉलो करता है, इसमें मैक्सिमम जो अगर पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन में आ गए कि क्या वेरीफाई करना है ओम्स लॉ, अगर सर्किट में आपके न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकते हैं, ग्राफ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसको वेरीफाई करना है, तो ग्राफ मेथड इसका क्या है, देखिए जो हमारे मेन जनरल फार्मूला है V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम लोग V प्रोपोर्शनल I को देखें, कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आता ही है। तो देखिए जो पोटेंशियल में और करंट में अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया जाए, V और ये हमारा है I, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर V में चेंजिंग जैसे आया वैसे I में चेंजिंग आएंगे। V अगर इंक्रीज हो रहा है तो I भी हमारा क्या इंक्रीज करेगा। तो इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें गेन होता है एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन गेन हुआ तो हमारा सर्किट कैसा होगा, ओमिक सर्किट होगा। और स्ट्रेट लाइन अगर गेन नहीं हुआ तो सर्किट हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन ओमिक सर्किट होंगे। तो ये पहला हमारा ग्राफ से आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में ग्राफ प्लॉट करें तो ऑलवेज गेन क्या हमें होता है, स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ओमिक सर्किट, आप सीधा आंसर मारेंगे स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज ये जानिए, अगर हम लोग को वेरीफाई करने हैं ओम्स लॉ को, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करंट और वोल्टेज के रेशियो पार्ट पार्ट में भी अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो अगर सारी वैल्यू हम लोग को कांस्टेंट मिलती है तो वो सर्किट हमारी कैसी होगी, ओमिक सर्किट होगी। आप ऐसे जानिए।
देखिए अगर कई रेजिस्टेंस मान लीजिए वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, एक वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल है ये है R1, इसमें फ्लो कर रहे हैं करंट I1, इसका टर्मिनल पर पोटेंशियल सपोज कर लीजिए V1 आ गया। दूसरा वायर यूज कर रहे हैं, इस पे करंट फ्लो हो रहा I2, इनके टर्मिनल पर पोटेंशियल V2 आ गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये हमारी सर्किट कैसी है, ओमिक सर्किट है। तो आप देखिए पहले के लिए फाइंड करेंगे तो R1 इक्वल टू V1 बाई I1, दूसरे के लिए फाइंड करेंगे R2 इक्वल टू V2 बाई I2। अगर सपोज करिए दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मींस R1 इक्वल टू R2, तो हमारी सर्किट कैसी होगी, ओमिक सर्किट। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 एम्पियर, पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर और इसके पोटेंशियल आ गए 8 वोल्ट। अब देखिए आप, हमें प्रूफ करना है क्या, सर्किट हमारी कैसी है, ओमिक सर्किट है। तो आप सिंपल है, V1 और I की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो कितना आ गया 4/2, आंसर कितना आएगा 2। यहाँ पुट करिए 8/2 4, कितना आंसर आएगा 2। तो रेजिस्टेंस R1 और R2 हमारे क्या हुए, इक्वल हुए, तो सर्किट हमारी कैसी हो गई, ओमिक सर्किट हो गई। तो ये तो तरीका था हम लोग का। अगर ग्राफ पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो ग्राफ ऑलवेज गेन कैसा होना होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर सर्किट में क्वेश्चन आपको दे दिए, प्रूफ करना है, वेरीफाई करनी है कि ओमिक सर्किट हमारी कैसी है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे, जितने आपके टर्म में वोल्टेज और करंट गिवन होंगे उनके आप फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस। अगर सारे भी केसों में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है, सेम क्वांटिटी में हमें गेन होते हैं, तो वो हमारे जो सर्किट होगी वो सर्किट कैसी होगी, हमारी ओमिक सर्किट होगी। देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी जो हम लोग के रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, ये चीज याद रखिएगा आप, जो सर्किट में हमारे एनर्जी को लॉस करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग जो नॉन ओमिक सर्किट की। तो नॉन ओमिक सर्किट वो होगा जिसमें ओम्स लॉ फॉलो ना हो, मीन्स जो हम लोग रेशियो पढ़ के आए हैं अभी कि V बाई आई की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट ना हो तो हमारी सर्किट कैसी होगी, नॉन ओमिक सर्किट होगी। थोड़ी सी बात देखते हैं इसको। देखिए नॉन ओमिक सर्किट, अगर नॉन ओमिक की बात की जाए तो देखिए जो V बाई आई का रेशियो होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई तो हमारी सर्किट कैसी होगी, नॉन ओमिक। ग्राफ अगर फाइंड करना हो तो ग्राफ पे देखिए ऐसे आपको जिगजैग मिलेंगे, तो ये सारे हमारे ग्राफ क्या हो गए, ये आपके ग्राफ टॉर्च बल्ब का हो गया, ये आपके ग्राफ आपके डायोड के हो गए। तो ये हमारी सर्किट क्या है, पहली चीज तो हमें गेन नहीं हो रहा है स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, दोनों ग्राफ हमारे होंगे नॉन ओमिक होंगे। ये चीज क्लियर हुआ। दूसरी चीज जानिए, अगर सर्किट में जो हम आपको पीछे बताए अभी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज हम लोग की कांस्टेंट होनी चाहिए, तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हुआ तो सर्किट हमारी कैसी हो जाएगी, नॉन ओमिक। देखिए उसके भी एग्जांपल दिखाते हैं। आप इसको देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, if the ratio of potential and flow of current is not constant then the circuit is non-ohmic circuit। दूसरी चीज आप क्वेश्चन से ले लीजिए, अगर ये रेजिस्टेंस हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, वोल्टेज इस पे आ रहा है 5 वोल्ट। दूसरा वायर ले लीजिए, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर,
वोल्टेज इस पर आ रहा है 6 वोल्ट। देखिए पहले भी अगर हम फाइंड करेंगे R1 तो कितना होगा 5/2 यानी कि 2.5 ओम। दूसरे में फाइंड करेंगे R2 तो ये हो गया 6/3 यानी कि 2 ओम। देखिए दोनों केसों में R1 इक्वल टू नॉट R2 मीन्स क्या हो गया, सर्किट इज नॉन ओमिक। नॉन ओमिक हमारी सर्किट हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे क्या है, इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें आ गई। अब देखिए जो ये इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक हमारा है, इन्हीं से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस के अपोजिट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल क्वांटिटी आती है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप सिंपल इसको डिफाइन करिए। स्पेसिफिक, पहले आप देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो आप इसको सिंपल कहेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मीन्स कोई आप कंडक्टर लेते हैं, वायर, करंट फ्लो कराते हैं इस पे, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इस करंट की वजह से जो करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं तो वहां से हम लोग को रेशियो क्या मिलता है, करंट डेंसिटी। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ रो इक्वल टू E/G, ये हम लोग का होता है क्या, स्पेसिफिक, जो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज देखिए, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मेनली रेजिस्टेंस में, इन दोनों में अगर हम लोग रिलेशन फाइंड करें तो रिलेशन हमें क्या मिलने वाला है, देखिए अभी हम लोग स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस फाइंड किए, रो इक्वल टू हमारा क्या है E/G, और हमें पता है E इक्वल टू होता है V/L, और J इक्वल टू हम लोग पीछे क्या पढ़े I/A। किसी भी रेजिस्टेंस कंडक्टर आप ले सकते हैं, एक कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो करा रहा है, इसके टर्मिनल, इसका लेंथ L है, टर्मिनल पर वोल्टेज हमारे V आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में E क्रिएट हो गया। तो सारी वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं तो रो इक्वल टू V/L/I/A, इसको ऊपर लेके चलिए, रो इक्वल टू VA/I इंटू L। देखिए अब V/I को हम लोग सिंपल अभी पीछे क्या पढ़े हैं, ओम्स लॉ से R लिख सकते हैं, तो फार्मूला रो इक्वल टू आ गया RA/L। एक रिलेशन तो ये मिल गया। दूसरा रो R इक्वल टू कितना आएगा, रो L/A, ये हम लोगों का आता है रिलेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हमारे इसमें रेजिस्टेंस में ये रिलेशन आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हम लोग को मिला। अब आप यहाँ से एक चीज जानिए, अगर किसी भी कंडक्टर के, किसी भी वायर के लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर चेंजिंग आती है तो उसके रेजिस्टेंस में कैसे चेंजिंग आ जा रही है, आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग को क्या मिल रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के आ रहा है,
मीन्स अगर वायर का लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, वायर का लेंथ अगर जो हमारा डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज मिला आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस तुरंत डिक्रीज कर जाएंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारे डिक्रीज किए तो रेजिस्टेंस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। मीन्स वायर का जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर इसमें कोई चेंजिंग आती है, ये डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है एरिया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ से तो हमें ये मिल गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं, हम आपको क्वेश्चन भी ये भी बताते हैं। देखिए दूसरी चीज, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है इसमें आप लेंथ को जरूर केयर रखिएगा कि वायर के लेंथ में जो चेंजिंग हो रही है, इस लेंथ के चेंजिंग से उसके रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। एरिया चेंजिंग हो रही है तो एरिया के चेंजिंग से हमारा क्या है, रेजिस्टेंस में चेंजिंग आती है, वो हम लोग इस फार्मूले से क्लियर कर लेते हैं। दूसरी चीज देखिए, अब जो दो चीजें हम लोग यहाँ पढ़े, एक पहला तो रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया। इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, नाम जरा देखिए। देखिए इनसे मिलते जुलते नाम क्या है, एक पहला मिला रेजिस्टेंस, दूसरी चीज आ गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए जो रेजिस्टेंस का हम लोगों का रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होते हैं इनको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप दोनों चीज एकदम से क्लियर रखिएगा, जो हमारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल हैं रेसिप्रोकल, देखिए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब जरा यहाँ देखिए आप, रेजिस्टेंस हमारा क्या आर है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल 1 by रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट हमारी रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, तो 1/ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स का ही दूसरा नाम होता है सीमेन। ये चीजें आप यहाँ याद रखिएगा। देखिए आप सिंपल कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दूसरा नाम द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, रो इक्वल टू 1, प्रोपोर्शनल आप ले सकते हैं या इक्वल दिखा दीजिए, आप यहाँ भी इक्वल दिखा सकते हैं, इक्वल टू 1/रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत मैक्सिमम इससे रिलेशन भी पूछे जाते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, सिग्मा इक्वल टू 1/E/J, इसको ऊपर ले चले तो सिग्मा इक्वल टू J/E आ गया, यहाँ से रिलेशन हमें मिल गया J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, कई बार ये बोर्ड में आ भी चुके हैं कि सीधा आपसे ड्राइव कराएंगे, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक चीज आप इसको एकदम कंफर्म रखिएगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इनके ये फार्मूले आ गए। यहाँ पर इस यूनिट को आप याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ओम इनवर्स भी बोलते हैं या इसको सीमेन बोलते हैं। दूसरी चीज, ये रिलेशन जो हम लोग की आ रही है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई,
जे मीन्स क्या हो गया, करंट डेंसिटी, सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। तो अपने अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की थ्योरी से, और इसके जो पावर होते हैं पावर को इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग इससे कंप्लीट एकदम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर हो गया हम लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्री मॉडल को, फिर हम लोग आ जाएंगे स्पेसिफिकली सेल पर, जो हम लोग का आएगा स्टार्ट हो जाएगा किरचॉफ लॉ।